अजमेर एक ऐसा शहर है जिसको अध्यात्म की नगरी कहना गलत नहीं होगा। अजमेर में ऐसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग अपनी मुराद की अर्जियां लगाने जाते हैं, और खास करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। लेकिन साल 1992 में अजमेर की इस पाक जमीन को एक ऐसे कांड ने दागदार कर दिया जिसको हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये कहानी है 1992 में हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की, जिसने 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि 250 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। मैं सुनाऊंगा इस केस से जुड़ी पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं इनटू द अननोन। मैं इस वीडियो में अपने चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इस केस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। दिसंबर 2020 की सुबह राजस्थान के अजमेर की पॉक्सो कोर्ट रूम में एक गैंग रेप पीड़िता जोर जोर से गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग बार बार मुझे कोर्ट में क्यों बुलाते हो? 30 साल हो चुके हैं, अब मैं दादी बन चुकी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। हमारे परिवार है, उनको मैं क्या बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने सारे शब्द जज, वकील और उन सारे आरोपियों की तरफ देखते हुए कहे थे जो उसकी ऐसी हालत के जिम्मेदार थे। उसके ये शब्द सुनकर पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया था। उस औरत के ये शब्द अगले दिन दैनिक भास्कर अखबार के लोकल एडिशन की हेडलाइंस बने थे, और उसका टाइटल था अजमेर ब्लैकमेल कांड। दिल्ली पब्लिक स्कूल के 2004 के एमएमएस स्कैंडल से पहले ये एक ऐसा केस था जिसमें 250 से ज्यादा स्कूल की लड़कियों के साथ रेप जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया था। और इतना ही नहीं, इन लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए उन रेपिस्टों ने उनके कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में फोटोज खींच लिए थे, और साथ ही साथ बहुत सी लड़कियों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी कर ली थी, जिससे कि वो लड़कियां चुप रहें और बाहर किसी से इस स्कैंडल का जिक्र ना करें। ये अजमेर गैंग रेप केस राजनीतिक संरक्षण, धार्मिक पहुंच, सजा से मुक्ति और छोटे शहर के ग्लैमर का जहरीला मिश्रण था। आज अजमेर में लेगव्यू रेस्टोरेंट है, बजट होटल है और कई सारे बढ़िया मार्केट हैं, लेकिन अर्ली 90s में इस पाक साफ शहर में सिर्फ 2 रेस्टोरेंट्स थे, जिनमें से एक का नाम था एलाइट रेस्टोरेंट और दूसरे का नाम था हनी ड्यू रेस्टोरेंट। इन दोनों ही रेस्टोरेंट्स में सोफिया सेकेंडरी स्कूल की और सावित्री स्कूल की लड़कियां खाने पीने या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ छोटी मोटी पार्टी करने के लिए आया करती थी। ये वो वक्त था जब ये घूमने फिरने की जगहें अपने आप में ही एक नायाब चीज हुआ करती थी। ये दोनों ही रेस्टोरेंट्स रेलवे स्टेशन के पास हैं, जिसकी वजह से यहाँ आने के लिए आराम से बस या फिर दूसरी सवारियां मिल जाया करती हैं। और यही वो वक्त था जब उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लागू हुई थी, और विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में अपने प्रोडक्ट्स बनाने लगी थीं। और जो नए नए अमीर लोग थे, उन लोगों ने कलर डिश टीवी और कार खरीदनी शुरू कर दी, और वो लोग अपने पास पहले से ही मौजूद रुपयों से रॉयल एनफील्ड, यज़दी और जावा जैसी महंगी बाइक्स खरीदने लगे। और ये सब चीजें जिस भी आदमी के पास होती थी, उसका समाज में खासा दबदबा होता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो आप जान लीजिए कि उस जमाने में चिश्ती परिवार के लोगों के पास ये सब कुछ मौजूद था। मैं आपको थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि चिश्ती परिवार कौन है और क्या करता है, लेकिन उससे पहले इनके सदस्यों का लाइफस्टाइल जानना बेहद जरूरी है। चिश्ती परिवार के जितने भी जवान लड़के थे, वो लोग किसी लोकल सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। वो लोग ओपन जीप, एम्बेसडर और फिएट जैसी कारों में घूमा करते थे। वो लोग उस वक्त अजमेर के इकलौते जिम में जाया करते थे, और वो लोग संजय दत्त की तरह खुद को स्टाइल करके बाहर निकला करते थे। उन लोगों का सारा स्टाइल, लंबे बाल, गले में सोने की चेन, ये सब अजमेर के लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। इन सारे स्वैग के साथ इन लोगों के पास पैसा था, सामाजिक प्रभाव था और पॉलिटिकल पावर भी थी। उस वक्त के अखबार दैनिक नवज्योति के क्राइम रिपोर्टर संतोष गुप्ता के अनुसार एक बार फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती अपनी ओपन जीप पर सवार होकर एलाइट रेस्टोरेंट पहुंचे, और वहां पर सोफिया सेकेंडरी स्कूल की लड़कियां भी थीं। तो उन दोनों में से एक ने उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से कहा कि रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों को आइसक्रीम खिलाई जाए, क्योंकि उनके दोस्त का बर्थडे है। ये सब सुनने में काफी फिल्मी लगता है, लेकिन उस जमाने में ये सब करना किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। असल कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस पूरी कहानी की शुरुआत से रूबरू करवाता हूँ। अजमेर में सोफिया सेकेंडरी स्कूल और सावित्री स्कूल नाम के 2 गर्ल्स स्कूल हैं, जिसमें जाहिर सी बात है कि सभी लड़कियां पढ़ती हैं। इस स्कूल में कोई भी मेल स्टूडेंट नहीं है, इसलिए जिस किसी लड़की को अपने मेल फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड से मिलना होता था, तो वो उससे स्कूल के बाहर जाकर मुलाकात करती थी। इसी दौरान एक 8th क्लास की स्टूडेंट, जिसका मैं यहाँ नाम रिवील नहीं करूंगा, उसका अफेयर अजमेर की एक बेहद ताकतवर फैमिली के एक लड़के से चलने लगा, जिसका नाम फारूक चिश्ती था। फारूक चिश्ती अजमेर की खादिम फैमिली से ताल्लुक रखता था, और खादिम परिवार का पूरा होल्ड या फिर कहें कि उनकी अच्छी पकड़ अजमेर शरीफ दरगाह पर थी, और आज भी है। ये खादिम परिवार या फिर कहें कि चिश्ती फैमिली अजमेर के बड़े और प्रभावशाली परिवारों में गिनी जाती है, और इनके खिलाफ
कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोफिया सेकेंडरी स्कूल एक गर्ल्स स्कूल था और इस स्कूल में मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों से लेकर अपर रिच क्लास फैमिली की लड़कियां भी पढ़ती हैं। इसलिए फारूक चिश्ती इस स्कूल के सामने जाकर खड़ा हो जाया करता था और वहीं पर उसकी मुलाकात उस 8th क्लास की लड़की से होती है। उस वक्त उस लड़की की उम्र 11 साल से 12 साल के बीच थी और हम में से बहुत से लोग उम्र के इस पड़ाव से गुजर चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि इस उम्र में ज्यादा सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है और इस उम्र में अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लड़के और लड़कियां दोनों में। फारूक चिश्ती ने उस लड़की को अप्रोच किया और कुछ ही वक्त में वो लड़की फारूक को पसंद करने लगी। हालांकि फारूक उस लड़की से उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी वो लड़की उसको प्यार करने लगी। फारूक उस लड़की को स्कूल के बाद घुमाने ले जाया करता था। दोनों खूब बाहर घुमा फिरा करते थे, खाना वगैरह खाया करते थे। देखने में ऐसा लगता था कि जैसे कि फारूक उस लड़की को बहुत चाहता है और वो उससे सच्चा प्यार करता है। उस लड़की को भी यही लगता था कि फारूक ही उसका सच्चा प्यार है और फारूक ने उस लड़की के इसी विश्वास का फायदा उठाकर एक दिन उसको मिलने के लिए अपने फार्म हाउस पर बुलाया, जो कि अजमेर के फौज सागर रोड पर स्थित था। और वहां पर फारूक और वो लड़की दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो गए, लेकिन फारूक ने उस लड़की के वीक मोमेंट का फायदा उठाकर उस लड़की के कुछ अतरंग फोटोज क्लिक कर लिए और फिर यहाँ से शुरुआत हुई फारूक चिश्ती के डर्टी गेम की। जैसे ही उसने उस लड़की के फोटोज क्लिक किए, तभी एकदम से फारूक का मिजाज उस लड़की के लिए एकदम से बदल गया। अब फारूक वो फारूक नहीं रहा था जो उस लड़की की केयर करता था, उससे प्यार करता था। वो अब कोई और बन गया था, बल्कि कहना चाहिए कि फारूक का असली चेहरा और मकसद दोनों ही सामने आ गए थे। फारूक ने उस लड़की को उसके अतरंग फोटोज दिखाए और उसने कहा कि अब तुम अपनी और सहेलियों की दोस्ती मुझसे करवाओगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो फिर मैं तुम्हारे ये फोटोज बाहर सर्कुलेट कर दूंगा, और अगर तुम अपनी सहेलियों को ले आओगी तो फिर मैं तुम्हारे ये फोटोज डिस्पोज कर दूंगा, यानी कि खत्म कर दूंगा। अब आप खुद सोचिए, ये वो वक्त था 1992 का, यानी कि आज से ठीक 31 साल पहले का। उस वक्त तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमारे घर के मेंबर्स बताते हैं जिन्होंने वो वक्त जिया है कि उस वक्त प्यार मोहब्बत जैसी चीज को समाज में लोगों के बीच ठीक नजर से नहीं देखा जाता था। मतलब कि अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और अगर किसी को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता था तो ये बात समाज में बहुत बुरी समझी जाती थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि किसी लड़की की ऐसी फोटोज अगर समाज में लोगों के बीच आ जाती हैं तो उस लड़के का क्या होगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस लड़की के घर वालों पर और खुद उस लड़की पर क्या बीतेगी। मजबूरी में वो 8वीं क्लास की लड़की वैसे ही करती है जैसा फारूक ने उसको करने के लिए बोला था, और वो अपनी और सहेलियों को उसके पास लेकर आने लगी और उन लड़कियों के साथ भी वही वाक्य दोहराया जाता है जो उस 8वीं क्लास की लड़की के साथ किया गया था, और ये नंबर बढ़ते बढ़ते 250 लड़कियों के भी पार पहुंच गया। इस पूरे कांड को करने में असल हाथ फारूक चिश्ती और उसके भाई नफीस चिश्ती का था। जहां फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, वहीं नफीस चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। यानी कि राजनीतिक रूप से इन दोनों ही भाइयों का अजमेर में दबदबा था। हालांकि बाद में पता चला कि खानदान के दूसरे लोग भी इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, जैसे कि अनवर चिश्ती, जो कि उस वक्त अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी था, सलीम चिश्ती, सुहेल चिश्ती और शमशुद्दीन। ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जो कि अचानक ही हो गई हो, बल्कि ये एक वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी थी। इस पूरे खेल में बड़े बड़े लोग शामिल थे और इस पूरे स्कैंडल के बीच में थी सोफिया सेकेंडरी स्कूल और सावित्री स्कूल की मासूम लड़कियां। अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो इस केस का भयानक पहलू नहीं था। फारूक चिश्ती उन लड़कियों के फोटोज क्लिक किया करता था, लेकिन उन फोटोज को डेवलप करवाना पड़ता था। अभी आप में से जो बेहद यंग जनरेशन के लोग हैं उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन पहले रील्स वाले कैमरे हुआ करते थे जिनमें नेगेटिव का एक छोटा सा कार्ट्रिज पड़ता था। फिर जब फोटोज खींच ली जाती थी तब फोटो लैब पर जाकर उन फोटोज को डेवलप करवाया जाता था, और यहीं से शुरू होता है इस केस का सबसे भयानक पहलू। जब फारूक चिश्ती और उसके साथी फोटो लैब पर नेगेटिव देकर आया करते थे, तब उस फोटो लैब के मालिक और उसके वर्कर्स उन लड़कियों के फोटोज की कॉपीज अपने पास रख लिया करते थे, और वहीं से ये सारे फोटोज बाहर आम लोगों के बीच सर्कुलेट होने शुरू हो जाते थे। जिन लोगों के पास थोड़े रुपए हुआ करते थे वो लोग इन लड़कियों की अतरंग तस्वीरें डायरेक्ट फोटो लैब से खरीद लिया करते थे, और जिन लोगों के पास रुपए नहीं होते थे या फिर कम रुपए होते थे वो लोग इन लड़कियों की रंगीन तस्वीरों के ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स निकलवा लिया करते थे, यानी कि इन तस्वीरों की कॉपीज निकलवा लिया करते थे। अब ये तस्वीरें हर उस शख्स के पास थी जो लड़कियों को जाना करता था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो लोग इन तस्वीरों से क्या करते होंगे। वो लोग उन लड़कियों को अप्रोच करते थे और कहते थे कि तुम हमारे साथ फिजिकल हो, वरना हम ये तस्वीर तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे। मजबूरी में वो लड़कियां वैसा ही करती थीं, और जो लड़कियां ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई उन्होंने आत्महत्या कर ली। देखते ही देखते सोफिया सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों के सुसाइड के केसेस बढ़ने लगे और समाज में लोगों के बीच ये सब कुछ एक कौतूहल का विषय बन गया।
लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। आखिर सोफे सेकेंडरी स्कूल की ही इतनी लड़कियां सुसाइड क्यों कर रही हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब ये सब कुछ इतने बड़े स्केल पर हो रहा था तो मीडिया को और अजमेर की लोकल प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। तो यहीं पर ही तो कैच है बॉस। इस गेम में बड़ी बड़ी मछलियां शामिल थीं। ये आंकड़ा सिर्फ फारूक चिश्ती और उसके भाइयों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस पूरे स्कैंडल में 20 लोग लिप्त थे। और इस पूरे कांड के सामने न आने की बड़ी वजह फारूक चिश्ती का एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल होल्ड भी था। किसी भी अधिकारी या पत्रकार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चिश्ती परिवार के खिलाफ कुछ भी बोल दे या फिर छाप दे। यही कारण था कि ये सेक्स स्कैंडल काफी लंबे वक्त तक ऐसे ही चलता रहा। लड़कियों का शोषण चलता रहा, लड़कियों की सुसाइड्स का आंकड़ा भी ऐसे ही बढ़ता रहा। लेकिन एक दिन ये सब कुछ खत्म होने वाला था। इसी स्कैंडल के चलने के दौरान एक दिन दैनिक नवज्योति के संपादक दीनबंधु चौधरी अपने साथी पत्रकार से बात कर रहे थे। तो साथी पत्रकार ने दीनबंधु को उन लड़कियों की कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में तस्वीरें दिखाई और वो बोला कि हम भी इन लड़कियों का फायदा उठा सकते हैं, उनको इन तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करके। दीनबंधु चौधरी ने सोचा कि जब ये सामने वाला बंदा खुद एक पत्रकार होकर उन लड़कियों का फायदा उठाना चाहता है तो फिर समाज में ऐसा ना जाने कितनी गंदी मानसिकता वाले लोग पड़े हैं जो इन लड़कियों के साथ ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। और उनके लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी कि अभी तक किसी भी पत्रकार ने इस स्कैंडल के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाई थी। इसलिए दीनबंधु ने यह तय किया कि वो इस रिपोर्ट को अखबार में जरूर छापेंगे। भले ही इसमें बहुत ज्यादा रिस्क था, लेकिन फिर भी दीनबंधु ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। और 21 अप्रैल 1992 को दीनबंधु ने एक अच्छा खासा बड़ा आर्टिकल इस पूरे स्कैंडल पर छाप दिया। लेकिन इस आर्टिकल के छपने के बाद किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। असर पड़ता ना देखकर दीनबंधु ने दोबारा आर्टिकल छापने का फैसला किया। लेकिन इस बार दीनबंधु ने गैंगरेप पीड़िताओं की नग्न तस्वीरें उनका चेहरा ब्लर करके छाप दी और जो अपराधी थे उनकी तस्वीरें उनके चेहरे के साथ छाप दी। दीनबंधु का यह आर्टिकल 15 मई 1992 को सामने आया और बहुत जल्दी पूरे अजमेर में यह खबर आग की तरह फैल गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों के गुस्से के कारण 18 मई को प्रशासन ने पूरा अजमेर बंद कर दिया। लेकिन ये खबर छपने के बाद बड़े ही रहस्यमय ढंग से दीनबंधु की हत्या कर दी गई और उनकी मौत के बाद इस केस की कमान पत्रकार मदन सिंह ने संभाली। उस जमाने में मदन सिंह एक साप्ताहिक अखबार छापा करते थे और उन्होंने बहुत ही खुले तौर पर अजमेर के इस रेप और ब्लैकमेल स्कैंडल को अपने साप्ताहिक अखबार में छापा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे स्कैंडल के एक्सपोज में पता चला कि लोकल प्रशासन ने इस मैटर को दबाने की बहुत कोशिश की थी और दीनबंधु की ही तरह मदन सिंह पर भी खबर ना छापने का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन मदन सिंह किसी भी दबाव में नहीं आए और वो अपने कर्तव्य पर डटे रहे। साल 1992 में ही अजमेर की श्रीनगर रोड पर मदन सिंह को गोली मार दी गई। वो गोली उनके कूल्हे पर लगी और वो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गए और वो भागकर अजमेर के JLN अस्पताल पहुंचे। वहां पर उनको भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा था। तभी 5-6 आदमी उनके रूम में आए और मदन सिंह पर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वो आदमी सुनिश्चित करना चाहते थे कि मदन सिंह किसी भी तरह जिंदा ना बचें और फलस्वरूप मदन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मदन सिंह के 2 बेटे थे और उनके दोनों ही बेटों ने अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाई थी और 1992 के बाद के 10 सालों में उन दोनों ने बदला लेने की कई बार कोशिश करी और एक दिन उन्होंने काउंसलर सवाई सिंह पर ओपन फायर किया और मौके पर ही काउंसलर सवाई सिंह की मौत हो गई और इस तरह उनका बदला पूरा हुआ, क्योंकि वो काउंसलर सवाई सिंह को अपने पिता की मौत का दोषी मानते थे। 27 मई को पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ NSA का वारंट इशू कर दिया था और 3 दिन बाद नॉर्थ अजमेर के DSP हरि प्रसाद शर्मा ने गंज पुलिस स्टेशन में एक FIR लॉन्च की और राजस्थान सरकार ने उस वक्त के CID क्राइम ब्रांच के SP NK पटनी को जयपुर से अजमेर भेजा इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बाद में NK पटनी ने मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि हाई प्रोफाइल केस उस वक्त सामने आया जब कुछ साल पहले ही पूरे देश में लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा निकाली थी, क्योंकि इस रथ यात्रा की वजह से उस वक्त पूरे समाज में बहुत ज्यादा सांप्रदायिक तनाव था और उस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम इस पूरे केस को कम्युनलाइज होने से रोकें, क्योंकि इस केस से जुड़े ज्यादातर आरोपी मुस्लिम समाज से थे, बल्कि जितने विक्टिम्स थे उनमें से ज्यादातर लड़कियां हिंदू समाज से थीं। हालांकि कलर फोटोशॉप का लैब टेक्नीशियन और कुछ दूसरे आरोपी जरूर हिंदू थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वैसे भी हमारे देश में इस पूरे केस को एक कम्युनल एंगल से देखा ही जाना था। कलर फोटो लैब का लैब टेक्नीशियन पुरुषोत्तम का इस पूरे केस में एक अहम रोल था। पुरुषोत्तम उन लड़कियों की अतरंग तस्वीरों को डेवलप किया करता था और उन सारी तस्वीरों की कॉपीज को अपने पास संभाल कर रखा करता था और उनको ऊंची कीमतों पर खरीदारों को बेच दिया करता था। ऐसे ही एक दिन पुरुषोत्तम ने देखा कि उसका पड़ोसी देवेंद्र जैन एक पोर्नोग्राफिक मैगजीन देख रहा है। तो पुरुषोत्तम ने देवेंद्र जैन से कहा कि तुम ये क्या बकवास देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं है, मेरे पास असली माल है। जब देवेंद्र जैन ने ये सुना असली माल, तो उसको शक हुआ
और जब पुरुषोत्तम ने देवेंद्र को उन लड़कियों की अतरंग तस्वीरें दी तो देवेंद्र ने उन तस्वीरों की कॉपी बनवा ली और ये कॉपीज देवेंद्र ने दैनिक नवज्योति अखबार के पास भेज दी और साथ ही साथ इन फोटोज का एक सेट उसने विश्व हिंदू परिषद के पास भेज दिया और विश्व हिंदू परिषद ने ये फोटोज पुलिस के पास भेजे और फिर पुलिस ने अपनी इंक्वायरी शुरू की। लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट था जब इस पूरे केस पर हिंदू मुसलमान होनी शुरू हो गई। पॉलिटिकल पार्टीज इस केस को धर्म का रंग देकर खूब बुलाने लगी और स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि पूरे अजमेर में दंगों के आसार नजर आने लगे थे। मतलब उस वक्त लोगों का ध्यान पीड़ित लड़कियों को न्याय दिलाने के बजाय धर्म के जरिए अपने वोटर्स रिजर्व करने पर था। एन के पटनी ने 7 गवाहों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जिनमें से एक लड़की आई विटनेस भी थी। एन के पटनी खुद उस लड़की के घर गए और उसको कन्विंस किया था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और वो कोर्ट में चलकर अपना पक्ष रखे। सितंबर 1992 में पटनी ने अपनी 250 पन्नों की पहली चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जिसमें 128 गवाहों के बयान थे और साथ में 63 सबूत थे। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने इस केस का ट्रायल 28 सितंबर 1992 को शुरू किया। 1992 के बाद से ही ये केस कोर्ट में बहुत जटिल और लंबा चला। इस केस में बहुत सारे ट्रायल चले, अपीलें हुई और कुछ आरोपियों को इस दौरान दोषमुक्त भी किया गया। इस पूरे केस में 18 लोगों को नामजद किया गया था। लेकिन इसी दौरान कलर्ड फोटो लैब के लैब टेक्नीशियन पुरुषोत्तम ने 1994 को आत्महत्या कर ली और कोर्ट के किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जिनमें से शुरुआती 8 आरोपियों को कोर्ट ट्रायल में दोषी पाया गया और उनको उम्र कैद की सजा सन 1998 में सुनाई गई। लेकिन 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का फैसला पलटते हुए चारों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। वहीं बाकी बचे हुए आरोपियों की उम्र कैद की सजा कम करते हुए साल 2003 में 10 साल कर दी गई। बाकी बचे हुए आरोपी अगले दशकों में अलग अलग वक्त पर गिरफ्तार किए गए और उन पर ट्रायल चलाया गया। फारूक चिश्ती ने कोर्ट में याचिका डाली कि वो मेंटली फिट नहीं है, इसलिए वो ट्रायल में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन साल 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए उसको उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन साल 2013 में राजस्थान कोर्ट ने कहा कि अरे 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 नहीं, बेचारे फारूक चिश्ती ने बहुत सजा काट लिया, अब उसको और ज्यादा परेशान ना किया जाए और राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। मतलब अगर आपके पास पैसा और पावर हो तो आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते और कोर्ट का ये डिसीजन भी इसी की एक पानगी था। खैर वहीं दूसरा आरोपी नफीस चिश्ती ट्रक पैडलिंग केस में भी वांटेड था और उसका पकड़ा जाना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एक बार नफीस पुलिस से बचकर भागने के लिए बुर्का पहनकर जा रहा था, तभी एक पुलिस वाले को उस पर शक हुआ और बस फिर क्या था, साल 2003 में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। इकबाल भट्ट जो कि इस केस में एक और आरोपी था, उसको पुलिस ने साल 2005 में पकड़ा। वहीं एक और आरोपी सुहेल गनी चिश्ती ने पुलिस के सामने साल 2018 में सरेंडर कर दिया। जैसे जैसे इस केस में और प्रगति हुई वैसे वैसे पुलिस कोशिश करने लगी और पीड़ितों को कोर्ट में लाने की। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि जितनी भी पीड़ित लड़कियां थीं उनमें से ज्यादातर लड़कियां बदनामी के डर से अपने परिवारों सहित दूसरे शहर में शिफ्ट हो गईं और अपनी जिंदगियों में वो लड़कियां आगे बढ़ गईं। उन सभी लड़कियों की शादियां हो गईं और उन शादियों से उनके बच्चे हो गए और उनमें से बहुत सी अब दादियां भी बन चुकी हैं। इसलिए पुलिस को जब भी इस केस से जुड़ा कोई नया आरोपी मिलता था तब वो इन लड़कियों को, या फिर कहना चाहिए कि अब वो इन औरतों को सम्मन भेजते। लेकिन कोर्ट के यही सम्मन उन औरतों के लिए मुसीबत बन रहे थे क्योंकि इनमें से ज्यादातर लड़कियों ने अपने पतियों को और बच्चों को हकीकत नहीं बताई थी और उन लड़कियों की यह हकीकत उनका बसा बसाया परिवार उजाड़ सकती थी। दरगाह पुलिस स्टेशन के एसएचओ दलबीर सिंह बताते हैं कि जितनी बार हम उन औरतों को कोर्ट बुलाते थे तो उनके पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते थे और ये काम हमारे लिए किसी नर्क से कम नहीं था क्योंकि हम जितनी भी औरतों को कॉल करते थे तो वो हमें गालियां देने लगती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बसी बसाई जिंदगी इस केस की वजह से खराब हो। और एक परिवार ने तो ये भी कह दिया था कि अब उनकी बेटी मर चुकी है और कम से कम वो लोग अब उनको परेशान ना करें। और इस केस की सुनवाई के दौरान 3 पीड़िताओं ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। फिलहाल 6 आरोपी जिसमें नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, सैयद जमीर हुसैन, नफीस उर्फ टार्जन और सुहेल गनी पर पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। लेकिन ये सारे इस वक्त बेल पर बाहर हैं। एक आरोपी अलमास महाराज कभी नहीं पकड़ा गया और ये माना जाता है कि वो अमेरिका में है। उसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी भी किया गया है और साथ में एक रेड कॉर्नर नोटिस भी भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सुषमा नाम की एक पीड़िता जो कि शुरुआती 3 ट्रायल से गायब थी, वो साल 2020 में फैसला करती है कि वो कोर्ट में अपनी गवाही देगी। सुषमा ने बताया कि वो एक बेहद ही गरीब परिवार से थी और अपने माँ बाप के 6 बच्चों में से सबसे छोटी थी। इस वक्त सुषमा की उम्र लगभग 50 साल है और वो आगे बताती हैं कि वो बचपन से ही दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर थी, इसलिए 8वीं क्लास के बाद उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सुषमा ने बताया कि फारूक चिश्ती के गैंग से उसकी मुलाकात उनके एक जानने वाले शख्स कैलाश सोनी ने करवाई थी। कैलाश सोनी एक दिन सुषमा को एक सुनसान बिल्डिंग में ले गया और वहां पर उसने सुषमा का रेप किया और जब
वो फारिग हो गया तब उसने 7-8 लोगों को बुलाया और उन सब ने बारी बारी से सुषमा के साथ रेप किया। और उस वक्त सुषमा की उम्र सिर्फ 18 साल की थी। सुषमा अपने शब्दों में बताती हैं कि मैं उस वक्त बहुत सीधी थी ये सब समझने के लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। वो लोग बारी बारी से मेरा रेप करते हैं और जब एक बंदा मेरे साथ रेप कर रहा होता था तब दूसरा शख्स मेरी फोटो खींच रहा होता था। इन सब के बाद नफीस मेरे पास आया और उसने मुझे 200 रुपये दिए और कहा कि जाकर लिपस्टिक और पाउडर खरीद लेना। सुषमा ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी माँ ने बहुत कोशिश करी मेरा गर्भपात कराने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि हराम का बच्चा कभी गिरता नहीं है, ये भी नहीं गिरा। वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। फिर 1 साल बाद सुषमा को एक रिक्शा पुलर ने किडनैप कर लिया और उनको 25 दिन तक बंधक बनाकर रखा और उस रिक्शा पुलर ने 25 दिन तक लगातार सुषमा का बलात्कार किया और वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। और इस बार उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया जिसको बाद में उनके एक दूर के रिश्तेदार ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा 3 महीने बाद ही मर गया। इन सब इंसिडेंट से सुषमा की दिमागी हालत बिगड़ गई, इसलिए उनके परिवार वालों ने उनको बहुत से बाबाओं और पीर फकीरों को दिखाया, लेकिन इससे उनके हालात और बिगड़ गए। 22 साल की उम्र में सुषमा की शादी एक फल बेचने वाले से किसी दूसरे शहर में करवा दी गई। सुषमा ने अपनी जिंदगी की पूरी आपबीती अपने उस पति को बता दी। उसने उस वक्त तो कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन 4 दिन बाद वो सुषमा को उनके मायके छोड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। 6 साल बाद फिर से सुषमा की शादी एक दूसरे आदमी से हुई और उससे सुषमा को एक लड़का हुआ। साल 2010 में सुषमा का तलाक अपने उस आदमी से भी हो गया, लेकिन सुषमा कहती हैं कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करती हैं। हालांकि उसकी अब मौत हो चुकी है, मगर फिर भी सुषमा ने दोनों की अंगूठियां संभाल कर रख रखी हैं जिस पर दोनों के नाम लिखे हैं। सुषमा कहती हैं कि वो अनिल कपूर की तरह दिखता था और वो सुषमा की पूरी हिस्ट्री जानता था। सुषमा का जो बेटा है वो उनके ज्यादा क्लोज नहीं है, वो अपनी दादी माँ के पास रहता है। सुषमा ने बताया कि उनकी 2 भतीजियां हैं और वो उनके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। सुषमा उन चंद लड़कियों में से हैं जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था और जिन्होंने अपने बयान पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाए थे। जब सुषमा का सामना कोर्ट में सभी आरोपियों से हुआ तब सुषमा बेहद कॉन्फिडेंट लग रही थी और वो एश्योर थी आरोपियों की पहचान को लेकर। सुषमा ने एक सांस में सारे आरोपियों के नाम बता दिए, पर जब सुषमा ने सुहेल गनी की तरफ देखा तब वो थोड़ा सा हेजिटेट हुई क्योंकि उनको उसका नाम याद नहीं आ रहा था। और अचानक ही सुषमा ने सुहेल की तरफ देखा और जोर से कहा कि ये भैया भी थे जिन्होंने मेरा रेप किया था। जब मैंने इस केस की रिसर्च के दौरान सुषमा का ये स्टेटमेंट पढ़ा तो सच में मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया था। सुषमा के अंदर आज भी कितनी मासूमियत है जो वो अपने रेपिस्ट को एक भैया कह रही हैं। इस केस में सभी पीड़ित लड़कियों के साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि सुषमा जी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। आज की तारीख में फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती अपनी रईसी की जिंदगी जी रहे हैं। वो आज पूरी तरह आजाद हैं और अजमेर में ही हैं। आज भी लोग उन दोनों के हाथ परंपरागत तरीके से चूमते हैं। फारूक चिश्ती के रिहा होने के बाद अजमेर के लोगों ने उसका फूल मालाओं से ऐसे स्वागत किया जैसे कि वो कोई महान काम करके आया हो। मतलब कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है जो सच्चाई सामने होते हुए भी उनको दिखाई नहीं दे रही है। फारूक चिश्ती से बहुत से पत्रकारों ने बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसके घर के लोगों का कहना है कि मामला अब खत्म हो चुका है, अब अतीत में पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। फारूक ने पत्रकार से फोन पर कहा कि मेरा नाम इस केस में जानबूझकर डाला गया था, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और मेरे अलावा इस शहर में 8 और आरोपी हैं, आप उनसे जाकर पूछो। और फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सावित्री स्कूल की बाहरी दीवारों पर माधुरी दीक्षित, कल्पना चावला और इंदिरा गांधी की पेंटिंग्स बनी है। स्कूल आज भी चल रहा है, लेकिन 1992 में इस कांड के बाद से ही इस स्कूल का हॉस्टल बंद है। वहीं सोफे सेकेंडरी स्कूल आज भी चल रहा है, लेकिन इसने भी अपनी बोर्डिंग फैसिलिटी बंद कर रखी है और दोनों ही स्कूलों की खो चुकी रेपुटेशन कभी वापस नहीं आ पाई। इस पूरे स्कैंडल को एक्सपोज करने के दौरान बहुत सारे लोगों ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई, किसी ने अपनी इज्जत से तो किसी ने अपनी जान से, क्योंकि सच्चाई सामने आने की एक कीमत मांगती है और वो कीमत होती है हर तरह की कुर्बानी। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं इस केस को लेकर क्या सोचता हूं या फिर मेरी क्या राय है इस केस को लेकर, तो सच कहूं कि ये केस न्यायिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरह से विक्टिम्स को ट्रीट किया गया वो बेहद ही शर्मनाक था और साथ में दोषियों की तरफ जो नरम रुख दिखाया गया वो भी समझ से परे है। मेरे मुताबिक सही इंसाफ मिला ही नहीं, या फिर यूं कहें कि इंसाफ मिला तो सही लेकिन अधूरा मिला। और जिन लोगों ने धर्म को हथियार बनाकर इस पूरे केस में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी, वो भी कहीं ना कहीं पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय इस केस को एक राजनीतिक प्रोपागेंडा बनाने में लग गए और आज किसी को उन रेप विक्टिम्स की कोई भी परवाह नहीं है। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी क्राइम अपनी धार्मिक पहचान नहीं रखता, लेकिन जब हम उस पर्टिकुलर क्राइम को एक धार्मिक रंग देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इरादा पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय अपने रिलीजियस ईगो को सेटिस्फाई करने का होता है। इसलिए जरूरी है
कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम पीड़ित को न्याय दिलाने में अपनी भागीदारी निभाएं। जो जुर्म करने वाला है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करें, जिससे कि ऐसे जुर्म समाज में फिर ना हो। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।